नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान वाशिंगटन में मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जाहिर है कि जहां बायलैटरल इश्यूज़ पर डिस्कशन हुई, उसमें इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज़ भी ज़ेर बहस आए और एज़ यूजुअल जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है उसमें पाकिस्तान का भी तस्करा है और पाकिस्तान का तस्करा जाहिर है कि मस्बत अंदाज में तो नहीं आ सकता जब भारत और अमेरिका बात कर रहे हों। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि आप कह सकते हैं कि ये पहला बाज़ाब्ता जो नई अमरीकी इंतज़ामिया है उसका पाकिस्तान के हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया है। दो कि कोई नया मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन क्योंकि जब से ट्रंप दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं और वाइट हाउस में आए हैं तो ये पहली आपको एक झलक नज़र आई है कि उनकी ये पॉलिसी जनूबी एशिया से मुतालिक, खास करके भारत और पाकिस्तान से मुतालिक क्या होगी। और शहबाज, उसमें जो सबसे अहम, क्योंकि बाकी इश्यूज़ पर भी बात करेंगे, जो पाकिस्तान से मुतालिक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है और उसमें हैरान कुन होने की बात नहीं है। उसमें जिक्र किया गया है कि जो ट्रंप और मोदी ने दहशत गर्दी के खिलाफ अपने अज़्म को दोहराया है और ख़ास करके उन्होंने जिक्र किया है कि ये दोनों ममालिक अलकायदा, दाइश, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के खिलाफ जो अपना एक अलायंस है उसको बरकरार रखेंगे और जो 2008 मुंबई हमले हुए थे, ऐसे वाक़यात को दोबारा ना हो के लिए आपस में वो कोऑपरेट करते रहेंगे। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान से मुतालिक, और माजी में भी हमने देखा है कि इस तरह का जो बयान है या ये जो हिस्सा है वो हमेशा जॉइंट स्टेटमेंट में आता है और एक दफ़ा फिर वो नज़र आया है कि दोनों ममालिक ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि मुंबई के जो हमले थे 2008 के और जो पठानकोट वाला जो वाक़या था, उनके जो भी लोग उसके पीछे मुलव्विस थे या जो ग्रुप हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान का रद्द अमल भी सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये मुस्तरद किया है और कहा है कि ये बिल्कुल एक वन साइडेड और मिसलीडिंग और कॉन्ट्रेरी टू डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है ये जो मुश्तरका एलामिया है इन दोनों मुल्कों की तरफ से सामने आया है। कामरान, आपने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर पहली दफ़ा ये नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का मौक़िफ़ सामने आया है और ये कुछ डिफरेंट नहीं है। जो पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशन है, जो वीकनिंग पोजीशन हमारी ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये उसकी पूरी रिफ्लेक्शन है और जो एक एक्सपेक्टेशन भी थी कि अमेरिका और भारत they will be very closer under the US administration because of China factor। और फिर डेफिनेटली अगर भारत जो है वो अमेरिका को सपोर्ट फराहम करेगा किसी भी तरीके से तो उसके बदले में वो कुछ अमेरिका से भी चाहेगा, जो कि नेचुरली जो एक चीज़ लगती है कि पाकिस्तान के ऊपर ही किसी किस्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो दबाव आएगा। अगर आप ओवरऑल बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स कि जो इन्होंने पाकिस्तान को स्टेटमेंट में डाला है और जो दूसरी चीज़ें इनकी एलामिया में आई हैं, अगर देखा जाए कॉन्टेक्स्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग का, तो ओवरऑल एक जो कोलैबोरेशन इनका मिलिट्री और ट्रेड, इन दो जो है एरियाज इसके ऊपर फोकस था। और इसमें एक चीज़ बड़ी वाजी होगी है कि जहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कामरान, या आ सकता है इन फ्यूचर, वहाँ पे एक जो माजी में एक बिल्कुल फ्री हैंड होता था ना कि इंडिया को वो जो कुछ भी कर ले और अमेरिका जो है वो उससे कोई को बेनिफिट उस तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, इस दफ़ा उससे मुख्तलिफ होगा। तो दो चीज़ें मुझे लग रही हैं, वो एक तो ये कि जहाँ पे एक यूएस की तरफ से एक सपोर्ट जाएगी इंडिया को उसके लिए मिलिट्री हार्डवेयर की सूरत में, वहाँ पे वो जो ट्रेड का जो बेनिफिट है जो इसकी फेवर में, उसके ऊपर उस पर जरूर बात करेंगे। जो आपने जिक्र किया कि ये जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग पाकिस्तान का एलिज्ड जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो इल्ज़ाम लगाते हैं और आप कह रहे हैं कि चलें एक डिप्लोमेटिक सेटबैक पाकिस्तान के लिए है, लेकिन आई थिंक ये कंसिस्टेंटली सिंस 2008 जब हम अमेरिका के इत्तेहादी भी थे, ये वाला जो हिस्सा है वो तो हमेशा शामिल होता था। सिर्फ इसकी बेस के ऊपर आप जज नहीं कर सकते। जो एक चीज़ नहीं हुई है आई थिंक उसमें जो एक्सट्रेडिशन का कहा गया है, एक तहूर राना, ये पाकिस्तानी नजाद कनाडा के शहरी हैं, शिकागो के रिहाइश पजीर हैं और इन पर यह इल्ज़ाम है कि जो 2008 में मुंबई हमले हुए थे तो इनका उसमें किरदार है। फिर शिकागो की एक अदालत ने इनको 14 साल कैद की सज़ा भी सुनाई थी, लेकिन इन पर बराह रास्त जो मुंबई हमलों वाला मामला है वो इनके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो प्रूव नहीं हुए थे, लेकिन कुछ जो शिदत पसंद तंजीमें हैं उनके साथ इनका जो लिंकेज है कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिश हुआ था। और फिर शिकागो की अदालत ने इनकी एक्सट्रेडिशन की इजाज़त दी थी भारत को, क्योंकि भारत को ये तहूर राना मतलूब है। लेकिन जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उस शिकागो की अदालत के फैसले को
आप कह सकते हैं कि रद्द कर दिया था और कहा था कि इसका फैसला जो है वो अमेरिका की हुकूमत और अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो करेगा। जो बाइडेन इंतजामिया थी उन्होंने बावजूद इसके कि भारत जो भी मुतालबा कर रहा था कि हवाले किया जाए उनको भारत के, वो मुतालबा नहीं माना था। लेकिन इस दौरे के दौरान जो ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो तहूर राना को अब भारत के हवाले करने जा रहे हैं। और ये एक ऐसा नुक्ता है कि अब जो भारत है वो फर्दर पाकिस्तान के खिलाफ ऑब्वियसली इसको प्रोपेगेंडे को और अपना नैरेटिव बढ़ाएगा कि पाकिस्तान का इसमें क्या लिंकेज है, क्योंकि ये अब कैनेडियन शहरी थे और दो के पाकिस्तानी निजात थे। तो ये इसमें एक मेरे ख्याल में सिग्निफिकेंट बात हुई है। दूसरा जो आप जिक्र कर रहे थे, अगर आप वन बाई वन इन चीज़ों को डिस्कस करें, और ट्रेड जो है इस वक्त सबसे बड़ा इशू है। एक तो दोनों मुल्कों ने ये फैसला किया है कि जो एग्जिस्टिंग उनका $190 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम है उसको उन्होंने बाय 2030 $500 बिलियन तक ले जाने का एक हदफ रखा है, ऐलान किया है। बट उसके अंदर जो की है आई थिंक सब अच्छा नहीं है। आप ज़ाहिर है कि ऑप्टिक्स के एतबार से तो बड़ी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन जो ट्रंप है आपको पता है कि बड़े गैर रिवायती किस्म के सियासतदान हैं और उन्होंने मोदी की मौजूदगी में खुलकर जो उनके बकौल जिस तरीके की जो टैक्स वो आयद करते हैं अमरीकी मसनूआत के ऊपर, उसको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इस लिहाज से जो भारत है वो नंबर 1 है जो अमरीकी मसनूआत पर सबसे ज़्यादा ड्यूटी आयद करता है। मेरे ख्याल में वो पहले जो उन्होंने क्लिप है वो सुन लेते हैं कि ऑल दो दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने की बात की, लेकिन जब ये ट्रेड वॉर और टैरिफ्स की बात हो रही है तो उस पर जो ट्रंप हैं उन्होंने बड़ा एक सिंपल सोल्यूशन सजेस्ट किया है कि भले उनके कोई इत्तेहादी हों या फिर उनके कोई मुखालफीन हो कि आप जितना हमारे पे टैक्स आयद करेंगे हम भी आप पर उतना ही आयद करेंगे। एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या उस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए पहले वो सुनते हैं। So we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge, I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States. And I think it's actually fair for India. जी, ये सुन रहे थे आप डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने वाज़े तौर पर शहबाज वो कहते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो बड़ा सिंपल सा है कि भारत जितना हमारी मसनूआत के ऊपर, गुड्स के ऊपर टैक्स लगाता है या ड्यूटी लगाता है, हम भी आप पे ऊपर उतनी ही ड्यूटी लगाएंगे। और इसके हवाले से जो वाइट हाउस है उसने एक फैक्ट शीट भी जारी की थी कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जहां अमेरिका है कोई 2.5 से 5% ड्यूटी आयद करता है अमेरिकी जो भारतीय एक्सपोर्ट्स हैं, उसके मुकाबले में जो भारत है वो रेंजिंग बिटवीन 15 to 39%। और अगर उसके ऊपर अब अमल दरामद होता है कि रेसिप्रोकल ये टैरिफ्स लगते हैं, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन किया है कि उसका हो सकता है कि 1 अप्रैल से वो कहते हैं कि इत्तलाक होगा, तो उससे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा फिर दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं बदमज़गी पैदा हो भी सकती है। मैक्सिमम जो टैरिफ है जिसका प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया है, जो अमेरिकन गाड़ियां हैं, कार्स हैं, अगर वो एक्सपोर्ट होती हैं फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया, उसके ऊपर 70% है मैक्सिमम टैरिफ। और बाइक्स का भी इसी तरह से इसी तरीके से। तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंडिया जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है और उसने एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है, तो दैट कुड बी अ बेंचमार्क। और ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, उनकी जो ओवरऑल उन्होंने जो पॉलिसी दी है रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स की, उसके अंदर ये कवर होगा। बट ये एक चैलेंज तो जरूर हो सकता है, लेकिन गिव एंड टेक जो है हमेशा होता रहता है। पाकिस्तान उस तरीके से इसमें शायद अफेक्ट नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हम अंडर द IMF प्रोग्राम होते हैं, वर्ल्ड बैंक का कोई पॉलिसी लोन होता है, तो उसके नतीजे में हमने पहले ही बहुत ज़्यादा टैरिफ्स कम किए हो, तो हम इतने रेसिप्रोकल हमारे ऊपर टैरिफ्स शायद इंपैक्ट नहीं करेंगे। बट एक चीज़ जो हाईलाइट करने की जरूरत है वो कामरान, इनका जो एजेंडा है कि अपनी जो तजारत है उसको $500 अरब तक बढ़ाना है अगले 5 साल में, विच इज़ क्वाइट एम्बिशियस गोल। अगर उसके मुकाबले में पाकिस्तान का आप देखें, 2 एग्जाम्पल्स मैं सिर्फ आपको काउंट करूंगा यहाँ पे। एक तो जो US पाकिस्तान की बायलैटरल ट्रेड का जो टोटल हजम है वो सिर्फ $5.5 अरब है पिछले माली साल में, और अभी ये जो माली साल इसके जो पहले 6 माह में हार्डली नंबर जो $3 अरब का है, और इस $3 अरब में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो कोई रफली कोई $2.8 बिलियन की हैं, और पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो कोई $900 मिलियन के करीब है। मोर देन दैट जो असल इशू है, आपको पता है कि टर्किया के प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान के दौरे पे थे, और एक आज आपने वो स्टोरीज पढ़ी होंगी जी के $5 अरब तक बायलैटरल। आपको पता है कि तुर्की के प्राइम मिनिस्टर आज से चंद साल पहले पाकिस्तान आए थे, उस वक्त की अगर हेडलाइन उठा के देख लें 9-10 साल पहले की बात है, तब भी हमारा भरपूर अज़म था कि हमने $5 अरब पे ये हमने बायलैटरल ट्रेड लेके जानी है। हमारा फोकस अगर देखें तो अब
आप अपने एनिमी कंट्री को देखते हैं ना इस पर एक खास लेंस से, तो उसमें हमें अपने आप को भी देखना चाहिए। हम बातें करते हैं, दुनिया काम करती है, इंडिया काम करता है, यूएस काम करता है, हम काम नहीं करते, हम स्टेटमेंट्स देने के ऊपर खुश हैं। तो ये जो चीजें इस विजिट के अंदर है, और इसमें आई थिंक हमारे लिए ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल नहीं है, भले ही अमेरिका हमारे से एक बड़ा मुल्क है और फिर उनके यहाँ जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस में डिस्ट्रप्शन रही है वहां पर नहीं रही, बट वहां पर भी काफी तो डिस्ट्रप्शंस हमने कामरान खुद क्रिएट किए ना। वही मैं कह रहा हूं ना कि जिसका काम उसको काम नहीं करने देते ना। पॉइंट पर मैं आने लगा था कि मैं यही कह रहा हूं कि बावजूद इसके कि इंडिया भले हमारे से बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारा जो 25 करोड़ का मुल्क है, इतनी कि कम से कम हम चले इंडिया से ना सही मुकाबला करें, लेकिन हमारा अपना इतना ज्यादा पोटेंशियल था जो जहां पर आज हम खड़े हैं उससे बहुत हम बेहतर हो सकते थे। बट इसमें जो अहम एक एलिमेंट है ना, देखें भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत को ये खौफ ट्रंप का है भी कि जी वो कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल कर सकते हैं। मसलन इसी वजह से जो प्रीएम्प्ट करने के लिए कि मुमकिन तौर पर वो टैरिफ हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड ना कर दें, तो इससे पहले ही भारत ने कुछ रिलैक्सेशन कर दी थी, अपने टैरिफ्स को उन्होंने रैशनलाइज किया। फिर उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा इशू रहा है वो है इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, और अगर नंबर्स देखें तो इस वक्त भारत तीसरे नंबर पर है जिनके शहरी सबसे ज्यादा गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मौजूद हैं। और भारत में स्मार्ट नंबर है ये जो नंबर्स वैसे तो आते हैं कोई 7.5 लाख कहते हैं कि सिर्फ जो भारत के शहरी इलीगली वहां पर मौजूद हैं। 18,000 को तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिसको भारत वो एक्सेप्ट भी कर रहा है। एक जो जहाज है वो ऑलरेडी लेके, अच्छा वैसे इनके 18,000 के मुकाबले में जो पाकिस्तान के इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पे आइडेंटिफाई हुए हैं, वो मेरी इतला ये और उसके मुताबिक कोई 8,000 पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में आइडेंटिफाई हुए हैं, और हमारी वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ अभी बात कर रही हैं कि उनके ऊपर क्या करना है। तो आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अपने जो गैर मुल्की महाजिरीन हैं, और उसका वजह ये है कि क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर किसी भी मुल्क में जाता है तो उसको कोई हक नहीं है। सिर्फ उन्होंने कहा कि प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि अगर उसकी जो नेशनैलिटी है वो प्रूव हो जाती है कि यस ये शहरी जो है भारत का है, तो फिर भारत उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये वैसे भी ऐसा ही होता है, लेकिन जो भारत ने काम किया है, बल्कि जयशंकर इनॉग्रेशन पे मौजूद थे ट्रंप की, उन्होंने प्रीएम्प्ट किया है। उनको लगता है कि यार ट्रंप जो है इस मामले में तो बड़े वो क्लियर हैं, ये ना हो कि हमारे ऊपर कोई टैरिफ्स वगैरह आयद कर दें। तो दो चीज़ों के ऊपर कुछ अपनी जो टैरिफ्स हैं उनको उन्होंने रैशनलाइज किया है। दूसरा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करने के हवाले से कोई ट्रंप के साथ उन्होंने आप कह सकते हैं कि लड़ाई लड़ने का फैसला नहीं किया, क्योंकि वो लार्जर पिक्चर देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो बार्गेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो स्किल्ड मैन पावर है, खास करके जो उनकी सिलिकॉन वैली है, हाई टेक वहां पे जितनी जॉब्स हैं उसमें एक बहुत बड़ी तादाद है इंडियंस की, वहां पर वो मौजूद हैं। और जब पहली दफा ट्रंप सदर बने थे तो उसके हवाले से उन्होंने कुछ तहफुजात थे, अभी भी उनके तहफुजात हैं कि ये जो इंडियंस सारी नौकरियां ले जाते हैं हाई टेक किस्म की अमेरिका में, उससे जो अमरीकी हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। तो जो ट्रेड ऑफ है कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अनस्किल्ड होते हैं वैसे भी, तो उसके बदले में जो अमेरिका है, जो हमारे स्किल्ड मैन पावर है, उनको उसी तरीके से वीजे देता रहेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने नेगोशिएटेड डील है, एक उन्होंने बार्गेन की है उस एतबार से। जो एक और जो फैक्टर है ना, जो चीन की आप बात कर रहे थे, ये इंटरेस्टिंग है कि उनसे सवाल भी हुआ रिगार्डिंग क्वाड और चीन से मुतालिक, लेकिन ट्रंप ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ, प्रेसिडेंट शी के साथ उनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं और वो चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे हैं, और वो कहते हैं कि चीन, अमेरिका, रूस और भारत ये सारे मिल जाएं। और वो डी न्यूक्लियराइजेशन की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये दिफाई बजट पे हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं इससे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। तो वो कहते हैं कि बड़ी जबरदस्त खूबसूरत टर्म है ये डी न्यूक्लियराइजेशन। तो उसके हवाले से मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं ये जरूर एक सिल्वर लाइनिंग है कि अगर चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं और कोई ताल्लुकात खराब नहीं होते, तो वो जो हम एक एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव आ सकता है, शायद उससे हम एक बच सकते हैं। एक जो उन्होंने अभी हुई है, उन्होंने नॉमिनेशन की है यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर साउथ एशिया, वो मतलब इंडियन ओरिजिन के, है राइट? तो उसमें तो इंडियन ओरिजिन के तो बहुत से लोग हैं, और उसमें कॉन्टेक्स्ट एक आ जाता है कि वो किस माइंडसेट से बात सोची जा रही है। बहरहाल ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरा ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी काफी एक प्रोडक्टिव विजिट रहा। दोनों साइड से गिव एंड टेक हुआ है, कोलैबोरेशन की बात हुई है और एंगेजमेंट की बात। बिल्कुल, और ओवरऑल जो है ना, अनलाइक जो प्रीवियस विजिट्स हैं, इसमें ज्यादा कोई पॉम्प एंड शो नहीं था, बल्कि मोर लाइक अ बिजनेस अफेयर के हार्ड कोर इश्यूज पे डिस्कशन हुई है। एक जो इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो ट्रंप हैं
वो कहते हैं कि जी आप मजीद अमेरिका से खरीदारी करें, मसलन तेल और गैस खरीदें, भारत खरीदे हमसे, जो करंटली उनकी जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसका तकरीबन कोई $15 बिलियन एनुअली भारत खरीदता है अमेरिका से। अब कहा जा रहा है कि उसको बढ़ाकर $20 बिलियन तक कर दिया जाएगा। फिर दूसरा, ट्रंप ने जो ऑफर की है कि हम आपको हाई टेक अपना जो असला है और खास करके F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं वो भी आपको फरोख्त कर सकते हैं। अब इसके हवाले से भारत के अंदर भी डिबेट हो रही है कि क्या हमें अमेरिका से इस तरह के लेटेस्ट जो जहाज हैं वो खरीदने चाहिए, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और अमेरिका का जो अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पाकिस्तान को तो बड़ा अच्छा पता है कि क्या उनके ऊपर रिलाय किया जा सकता है। कोई फैसला इसके हवाले से उन्होंने नहीं किया। बहरहाल ओवरऑल अगर आप इसको कंक्लूड करें कि हम शायद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज भी शायद इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप उन्हें टेलीफोन करेंगे, तो दूसरी तरफ जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहां पर दौरा कर भी आए हैं, तमाम जो मामलात हैं उनको सीधा कर भी आए हैं। और उसकी वजह यही है कि आपका जितना कद काठ होता है उसके मुताबिक लोग आपको ट्रीट करते हैं। कल हम मुआशी तौर पर मजबूत हो जाएं तो इसमें कोई बैद नहीं है कि जो अमरीकी सदूर हैं वो भी हमें जिस तरह ट्रंप को मोदी को इनवाइट किया है, पाकिस्तान के लीडर्स को भी इसी तरह से इनवाइट करेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे IMF के उस वफ्द का जिसका बहुत ज्यादा चर्चा है। चीफ जस्टिस से भी उनकी मुलाकात हुई है, ओवरऑल उनकी क्या इंगेजमेंट्स रही हैं, क्या क्या प्रपोजल सामने आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कशन की थी कि IMF का वफ्द जो पाकिस्तान के दौरे पर आया और ये अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ वफ्द है जो पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल हैं उनको डायग्नोज करने के लिए यहाँ पर आया था। और उनकी मुलाकात जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उनके साथ भी हुई है, वो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जो ओवरऑल गवर्नेंस के इशूज़ की बात करें तो करप्शन एक बड़ा ऑब्वियसली अहम पहलू है जिसकी वजह से गवर्नेंस आपकी बेहतर नहीं हो पाती। और फिर करप्शन की बात करें तो सियासतदानों के ऊपर इल्ज़ाम तो लगते हैं कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, बल्कि उनको कहा जाता है कि रास्ता जो है वो ब्यूरोक्रेट्स दिखाते हैं, सिविल सर्वेंट्स दिखाते हैं। तो शहबाज, इसके हवाले से भी IMF इज़ माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि अगर करप्शन का खात्मा करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके हवाले से जो चेक एंड बैलेंसेज हैं वो बड़े कड़े होने चाहिए। और उसमें जो सबसे अहम पहलू है कि कोई भी एक सरकारी मुलाजिम है, अफसर है 17 से 22 ग्रेड का, तो एक तो जो पैमाना होता है कि उसके जो एसेट्स हैं, जो असासे हैं, वो सारों के सामने होने चाहिए और पता चलना चाहिए कि उसके जो असासे हैं उसकी इनकम के मुताबिक हैं या नहीं है, ताकि अकॉर्डिंगली आप उसको जज कर सकें कि क्या कोई सिविल सर्वेंट मुलव्विस तो नहीं है करप्शन में। तो इसके हवाले से भी अहम मुलाकातें हुई हैं। IMF की कुछ तजावीज़ गवर्नमेंट की तरफ से सामने आई हैं। हम हमेशा IMF को क्रिटिसाइज करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे IMF पाकिस्तान के ऊपर अनड्यूली प्रेशराइज पाकिस्तान को करता है। कुछ ऐसी चीज़ IMF करवाने की कोशिश करता है जो कि ओवरऑल पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का निज़ाम है, उसके जो इंडिकेटर्स हैं हेल्थ के, उन चीज़ों के लिए वो बेहतरी की बात करता है। यहाँ पे भी एक शर्त तो है प्रोग्राम के अंदर कि पाकिस्तान के जो सिविल सर्वेंट्स हैं ग्रेड 17 से 22 तक, ये वो लोग हैं जो कि मुल्क की तकदीर के फैसले कर रहे होते हैं सियासतदानों के बाद। समटाइम्स सियासतदानों से ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो उनके जो असासे हैं उनकी आमदन से मैच करने चाहिए, क्योंकि करप्शन का एक एलिमेंट हमेशा रहता है जहाँ पे फैसला साजी में आपके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। तो आपने कहा कि हर जो सिविल सर्वेंट है उसको करना पड़ेगा, ये हर को नहीं करना पड़ेगा। यही हमारे आज के जो प्रोग्राम में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कैसे एक अच्छी शर्त को बिल्कुल उन्होंने खानापुरी में कन्वर्ट कर दिया हुकूमत पाकिस्तान ने। शर्त ये थी कि तमाम जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ग्रेड 17 से 12 के, वो उनके जो असासे उनकी जो होंगे और उसका एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे FBR के साथ इनकम का, और ये वो जो इनकम और एसेट्स के जो डिक्लेरेशन हैं FBR उसको फिर पब्लिक एक्सेस उस तक इंश्योर करेगा। ये इस सिलसिले में चूंकि एग्जिस्टिंग लॉज जो है वो अलाउ नहीं करते, तो एक तरमीम काबीना ने मंजूर किया नाज़रीन 2 दिन पहले। जो सिविल सर्वेंट्स एक्ट है 1973 का, उसमें ये अमेंडमेंट, ये एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी, अभी कौमी असेंबली से इसकी मंजूरी होना बाकी है। सेक्शन 15A डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, इसमें 2 बुनियादी चीजें हैं। एक तो ये कि जो राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2017 का, जहां पे ये कदगन है
कि किसी भी ब्यूरोक्रेट की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस नहीं उस तक हासिल की जा सकती। उसमें ये वाले जो एक कतगन इसको ख़त्म करने की मंजूरी दी गई है। उसके साथ ही जो कि बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। वो कैसे, वो बाद में बताएंगे आपको। अभी जो अमेंडमेंट है वो ये है कि द डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट ऑफ बेसिक स्केल 17 एंड अबव, 17 से 22 तक के, हिज स्पाउस, जो ऑफिसर है खुद, उनके स्पाउस and dependent children, including domestic and foreign assets and liabilities as may be prescribed, shall be digitally filed with the Federal Board of Revenue and same shall be publicly available. तो ये तरमीम है जिसकी काबीना ने मंजूरी दी है। अब इसके बाद जो एक सिविल सर्वेंट है वो उसके जो असासे हैं वो आवाम तक पहुंचने चाहिए जब इसकी काबीना इसकी मंजूरी के बाद पार्लियामेंट से मंजूरी हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक उन्होंने एग्जेम्पशन क्लॉज भी दे दी है कि ये जो एक्सेस है पब्लिक की ये लिमिटेड होगी और उसमें उन्होंने कहा कि बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की जाएगी गुड गवर्नेंस के दरमियान और इंडिविजुअल्स प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ये तो होगी बात। ये आप कामरान इसके अंदर जो कैच है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैच इसके अंदर ये है कि कहते हैं डेविल्स लाई इन द डिटेल्स, ऑलवेज लाइज इन द डिटेल्स, और उसके लिए थोड़ा सा इनके बैक एंड पे काम करना पड़ता है। अब ये जो कानून है ना 1973 का, उसके अंदर एक सिविल सर्वेंट की एक डेफिनेशन दी हुई है और वो डेफिनेशन बहुत ही लिमिटेड है। उसके मुताबिक द सिविल सर्वेंट मीन्स अ पर्सन हु इज मेंबर ऑफ एन ऑल पाकिस्तान सर्विस or of a civil service of the federation or who hold a civil post in connection with the affairs of the federation. ये limited कर दिया यहाँ पे इन्होंने, including any such post connected with the defense. अब ये सिविल सर्वेंट जो कुछ डिफेंस के ऊपर उनकी होती हैं कुछ पोजीशंस होती हैं, नॉट द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, नॉट द आर्म फोर्सेस, उसकी बात नहीं हो रही। कुछ सिविलियंस भी वहां पे पोस्ट होते हैं, उनकी बात ये डेफिनेशन उन तक अप्लाई करते हैं। और ये टोटल कोई 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जिसके ऊपर ये जो डेफिनेशन है वो एप्लीकेबल होगी, जिसमें आपका कस्टम एंड ट्रेड है, फॉरेन आपकी सर्विस है, देन इंफॉर्मेशन ग्रुप है, आपकी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस है, पोस्टल सर्विसेज है, इसके अलावा OMG है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स है, 12 सर्विसेज है, पुलिस सर्विस है खासतौर पर इसके अंदर, और रेलवेज भी है। ये सिर्फ उन लोगों तक अप्लाई करेगी वो लोग या फिर उनके साथ जो अटैच डिपार्टमेंट्स। अब जो कैच है इसके अंदर, ये जब मैंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में बात की तो उनके कुछ हुकाम ने कहा कि रफली को 25,000 जो ऑफिसर्स हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। अब 25,000 के अंदर भी एक एग्जाम्पशन उन्होंने आपको बताया कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी के तहत भी एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की जाएगी। अब नाज़रीन, इस हवाले से जब मैंने हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के मिनिस्टर हैं अहद खान चीमा साहब, तो उनसे जब मैंने रब्ता किया, मैंने कहा जी ये जो डेफिनेशन है तो बड़ी लिमिटेड है, तो इसमें कौन कौन से एक्सक्लूडिंग, उनको एक मैंने सवाल भेजा तो उसके मुताबिक जो उनका जवाब आया कि उन्होंने कहा जी कि ये जो तरमीम है डिस्क्लोजर की, एसेट्स की डिक्लेरेशन की, ये सिर्फ इसका जो इतलाक होगा उस हद तक होगा जो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत कवर्ड है। वो मैंने आपको बता दी, ये 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं। इसके अलावा कौन कौन ऐसी सर्विसेज हैं, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो इसमें कवर्ड नहीं होंगे। उसमें हमारी जो ऑटोनमस बॉडीज हैं पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान, बहुत सारे ऑटोनमस अदारे हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं लेकिन वो इसमें कवर्ड नहीं है। फिर रेगुलेटरी बॉडीज के जो ऑफिसर्स हैं वो इसमें कवर्ड नहीं है, जिसमें आपके फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रेगुलेटर है, नेपरा एक रेगुलेटर है, इसी तरीके से ऑगरा एक रेगुलेटर है, PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एक रेगुलेटर है, वो इसमें कवर्ड नहीं है। फिर जुडिशरी इसके अंदर कवर्ड नहीं है, फिर आर्म फोर्सेज इसके अंदर कवर्ड नहीं है, क्योंकि आर्म फोर्सेज के हवाले से उनका आर्मी का एक डिफरेंट एक्ट है, वो उसमें जो है उसमें फॉल करते हैं। और उसके अंदर मैंने कम से कम अभी तक अमेंडमेंट नहीं देखी हुकूमत ने कोई प्रपोज की हो, तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो अभी भी एग्जम्प्टेड होंगे। कामरान, ये वाला जो उन्होंने डिक्लेरेशन मुझे सर ये बताएं कि देखें इस पर गवर्नमेंट को एतराज क्या है। देखें गवर्नमेंट भी तो ये दावा करती है, प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि हमने करप्शन से इस मुल्क को पाक करना है, तो आखिर इस तरह का आपको क्या कहते हैं कि इतना जुगाड़ लगाने की क्या जरूरत है, या इस सारे लॉ को जो उसका असल एसेंस है डाइल्यूट करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है गवर्नेंस में वो ट्रांसपेरेंसी है ना। और आप क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी जो सरकारी जो मुलाजिम है, तो इसके पीछे मंतक क्या है? क्या इसकी पीछे मंतक ये है कि जो मुस्तकबिल में, ताकि ये बात तो फैक्ट है ना कि हमारे यहाँ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर ही करप्शन करते हैं, तो क्या वो एक जो रास्ता है अपने लिए वो छोड़ना चाहते हैं ऐसी सूरत में? मैं इस पे पॉलिटिशियन को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरह की जो ड्राफ्टिंग होती है, ये सारे काम होते हैं, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है।
अब इसके अंदर जो अब आवाज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इस तरह की जो अब आवाजें आ रही हैं वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर से आ रही हैं। अब जो 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप जिनका मैंने जिक्र किया है उन पे ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अब इसके अलावा जो बाकी जो मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के वो फैसले करता है। और बहुत सारे ऐसे माजी में वाकयात हुए हैं जहां पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो एम्प्लॉइज थे वो अक्यूज हुए हैं इन कनाइवेंस विद दी कमर्शियल बैंकों के साथ मिलकर वो काम करते रहे। एक मामला जो है वो नैब में भी माजी में गया था। ओगरा आपके देख लें, फिर इसकी आपका जो नेपरा है जो आपके पावर टैरिफ्स डिटरमिन करता है। अब नेपरा के अंदर जितनी गड़बड़ होती है, फ्रैंकली ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के जो मुआहदे हुए हैं जिसको आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने खुलवाया, उनको ठीक करने की कोशिश की है, ये वन साइडेड तो इन्वेस्टर्स ने खुद नहीं किया था ना, उसमें कोई पावर डिवीजन का बंदा उसके साथ इन्वॉल्व हुआ होगा, कोई नेपरा का इन्वॉल्व हुआ, वो तो इसमें शामिल ही नहीं है। इसी तरीके से आपकी जुडिशरी है, उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट है, मिलिट्री के लोगों की डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो ये ट्रीटमेंट खत्म होना चाहिए। मतलब मिलिट्री तो नहीं कहा होगा ना कि आप हमें एक्सक्लूड कर दें। ये तो जिन्होंने IMF से बात की है, जिन्होंने ये अमेंडमेंट प्रपोज की थी और जिसकी काबीना ने मंजूरी थी, उनको देखना चाहिए था कि कॉम्प्रिहेंसिव इसको बनाए। उन्होंने जहां पे ये लिखा है सिविल सर्वेंट्स एक्ट, वहां पे ये बाकी चीजें भी डाल सकते थे। तो आई वुड नॉट ब्लेम दी पॉलिटिशियंस के ऊपर जो इल्जाम है वो जोर से ज्यादा आ जाता है। तो इसमें इनको करना तो यही चाहिए था ना, जब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करते हैं। लेट्स एग्जांपल के स्टेट बैंक जो है वो रेगुलेटर भी है, तमाम बैंक्स को कंट्रोल भी करता है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस में वो डील करते हैं, और ऐसे इदारों में ही तो उनके एक फैसले से किसी को अरबों खरबों का फायदा हो सकता है। नेपरा की आपने बात की है, बाकी जो रेगुलेटर्स हैं, यहीं तो ज्यादा करप्शन का खदशा होता है। एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ऑयल इंपोर्ट करती है, उसकी जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो किसने करनी है? वो ओगरा ने करनी है। ओगरा इसमें कवर्ड नहीं है। बहरहाल हर जगह पे IMF को शायद ब्लेम करना ठीक नहीं होता। अभी भी वक्त है, हुकूमत ये जो अमेंडमेंट इन्होंने की है इसको फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव इसको कर सकती है। नेशनल असेंबली ने तो भी इस अमेंडमेंट को प्रूव नहीं किया, तो इसको बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन करेंगे एक IMF की एक ऐसी मीटिंग की जिसमें IMF को यह बताया गया कि पाकिस्तान अब अनगवर्नेबल हो गया, पाकिस्तान को गवर्न इस तरीके से नहीं किया जा सकता। इसका क्या बैकग्राउंड है, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम IMF की डेलीगेशन की बात कर रहे हैं और शहबाज ब्रेक से पहले जो जिक्र कर रहे थे, IMF की डेलीगेशन की मुलाकातें जो सिविल सोसाइटी और इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी हुई हैं, और जो इंडिपेंडेंट हमारे यहाँ कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सजेशंस दी हैं कि कैसे पाकिस्तान में गवर्नेंस को बेहतर किया जा सकता है। अच्छा कामरान जी, हम सारा जिक्र कर रहे हैं जो उनका गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस असेसमेंट कमीशन आया हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी शोर पड़ गया जब पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम किया था कि उनकी जुडिशरी के साथ भी मुलाकात होगी और वहाँ पे फिर जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के ऊपर भी बात होगी। तो उस खबर का काफ़ी ज़्यादा चर्चा होगा, हुकूमत भी परेशान होगी, उस पर भी एक बात करेंगे अभी। लेकिन अभी IMF की इसी हफ्ते 2 दिन पहले एक बल्कि कल ही एक मीटिंग हुई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के साथ। उनसे उन्होंने तजावीज़ मांगी कि पाकिस्तान में जो एक बुरी गवर्नेंस का एक निज़ाम हो गया उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो जिन लोगों से मुलाकात हुई थी उसमें से एक ने ये रिकमेंडेशन दी कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं और पाकिस्तान की जो टोटल आबादी 25 करोड़ है, जिसमें आधी आबादी से ज़्यादा जो आबादी है वो सिर्फ पंजाब में है, जहाँ पे तकरीबन 13 करोड़ अफराद रहते हैं, 13 करोड़ से कुछ कम। तो आप कैसे ऐसा मुल्क जो है वो लाहौर से चलाएंगे? तो तजवीज़ वहाँ पे कामरान ये दी गई कि 4 सूबों की जगह पे 31 सूबे बना दिए जाएं, और वो जो 31 सूबे हैं उसकी जो बाउंड्रीज होंगी जो पाकिस्तान की अभी एग्जिस्टिंग 31 डिवीजन्स हैं, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस हैं, एक सूबे के अंदर कई डिवीजन्स होती हैं और एक डिवीजन में कई इजला होते हैं, तो एक डिवीजन को एक सूबे में कन्वर्ट कर दिया जाए। उनके जिस छोटे सूबे होंगे बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। प्रोविंशलाइजेशन के जो इश्यूज बनते हैं कि जॉब कोटा किसका कितना बनता है, NFC में कितना शेयर किसी को चाहिए, तो वो मसला पाकिस्तान का उसी सूरत में हल हो सकता है। इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन है। अब इसमें देखने वाली बात है कि IMF के ऊपर कितनी तवज्जो देता है कितनी नहीं, क्योंकि इन एसेंस IMF का इस किस्म की जो चीज़ों पे वो उनका फोकस नहीं होता, लेकिन फोकस उनका नाज़रीन जो है वो जुडिशरी पे भी नहीं होता था। जुडिशरी के हवाले से हमने पिछले हफ्ते आपको ये एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तो हमने नाम नहीं लेता, बल्कि जुडिशरी से एक मुलाकात होगी IMF की। तो वो जो मुलाकात है वो हो गई है, और उसका जो इलामिया है वो इलामिया भी आपने देख लिया होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात के बाद इशू है। लेकिन उस पर बात करने से पहले हम आपको ब्रेक से पहले एक छोटा सा शॉर्ट सुनवाना चाह रहे हैं। हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस मीटिंग के हवाले से क्या कहा, ये जरा सुनते हैं। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, मैं जुबानी नहीं कर रहा। हमारे दोस्तों की तरफ से IMF को लातादाद खत भेजे गए हैं और बारहा भेजे जाते हैं
कि जी आप इस पर कुछ ना कुछ तहर्रुक करें। तो उस बैकग्राउंड में उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से एज हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन टाइम मांगा था कि हम कुछ अमूर पे आपसे बात करना चाहते हैं, जिसमें ये सारे एरियाज जो थे कवर हुए। एक खुशगवार माहौल में, कोई अदालती मुकदमे में IMF नहीं गया, ना उन्होंने कुछ CM फाइल की है। उन्होंने अदलिया के सरबराह को कुछ अपने जो उनके एजेंडा आइटम्स हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए, केसेस के बैकलॉग के लिए, गवर्नेंस के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, वो उनके सामने रखा। चीफ जस्टिस साहब ने जो इनिशिएटिव्स ले रखे हैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन में, उसके बारे में उनसे डिस्कस किया। जो नई स्कीम है अंडर द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उस पर तबादला ख्याल हुआ कि उसमें ऑल इंक्लूसिव है, उसमें पार्लियामेंट को भी हिस्सा दिया गया है, उसमें जजेस भी हैं, उसमें सिविल सोसाइटी भी है, उसमें बार बॉडीज भी हैं। जी नाज़िर, आपने सुना कि अनलाइक द गवर्नमेंट, एक उनका जो क्लेम था कि ये जो जुडिशरी वाली मीटिंग है ये पहले ही प्लान हो चुकी थी और पाकिस्तान में जो इस वक्त जो ओवरऑल जुडिशल मामलात के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे लॉ मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं कि ये जो IMF की मीटिंग चीफ जस्टिस के साथ हुई है ये इस कॉन्टेक्स्ट में हुई है जो PTI ने कुछ खतूत IMF को लिखे थे। ये बहुत बड़ा एक उनका एक इंकिशाफ है, हुकूमत का अपना जो एक इस पे बयानिया था उससे मुख्तलिफ है। और दूसरी बात उन्होंने इंपॉर्टेंट ये की कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से भी बात हुई है। इस पर डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF के वक्त की हम बात कर रहे हैं और उनकी जो मुलाकातें हैं। और शहबाज, जो ब्रेक से पहले आप जिक्र कर रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो मुलाकात हुई है, और इफ़ आई एम करेक्ट कि हिस्ट्री में पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। और जो लॉ मिनिस्टर का जो बयान आपने सुनवाया ये तो बिल्कुल उसके बरक्स है जो आपने भी कहा था कि जब हमने ये प्रोग्राम साइन किया कुछ जो 40 जो शराइत थी वो हमें पता है, फिर उसमें ये शामिल था। एंड अपेरेंटली इट हैड नथिंग टू डू विद जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है या जो PTI खतूत वगैरह लिख रही है। तो ये लॉ मिनिस्टर ने आखिर ये क्यों ट्विस्ट किया है या अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है उन्होंने? मुझे इस बात की वाकई समझ नहीं आई, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि ये जो गवर्नेंस वाला जो मिशन आना था इसका फैसला तो सितंबर में हो गया था और ये IMF की जो प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट रिलीज खुद IMF ने किया था सितंबर के अप्रूवल के बाद। उसके अंदर ये लिखा हुआ था, हाँ ये बात मैंने उस वक्त भी जरूर कही थी और लिखा भी था कि इसका जो एजेंडा है वो अभी फाइनल हुआ है। तो अब लॉ मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं कि ये जो जुडिशरी वाली मीटिंग है जो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हुई है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में वो PTI के वो खतूत है, उन्होंने कहा कि जो वो IMF को लिखते रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि IMF जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है जो PTI के खतूत से, और इसको वो उनका जो जनरल मैंडेट था कि गुड गवर्नेंस और एंटी करप्शन जो से रिलेटेड जो मैकेनिज्म है उसको देखना, सेफगार्ड्स को देखना, उससे ये बियॉन्ड गए हैं। ये बात जरूर है कि ये जो इनका जो मिशन है उस तरीके से टू द एक्सटेंट ऑफ गवर्नेंस एंड करप्शन वाली चीज, उसमें कुछ और कंट्रीज में भी ये मिशन गए हैं जिसके हवाले से वजारत खजाना ने डिटेल प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की। जुडिशरी वाली मीटिंग और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मीटिंग, ये अनयूजुअल थी और उसको कंफर्म किसने खुद कर दिया, हमारे लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारिक ने। बहरहाल अगला जो पूरा हफ्ता है कामरान, वो बल्कि अगले जो 2-3 हफ्ते हैं वो काफी हेक्टिक रहेंगे। लगता है हमारा भी ज्यादातर एजेंडा जो है वो IMF के ऊपर ही फोकस रहेगा। आपको पता है कि इसी हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई है दुबई में। कहा जाता है काफ़ी खुशगवार मुलाकात हुई और काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म लेके आए हैं। याद रहे कि जून 2023 से लेके अब तक शहबाज शरीफ साहब की IMF की MD के साथ ये चौथी मुलाकात है और जब से वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं मार्च के बाद, तब से लेके ये उनकी तीसरी मुलाकात है। तो काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें हो रही हैं। 2 और मीटिंग्स होने वाली है इंपॉर्टेंट। 24 फरवरी से एक और नया मिशन पाकिस्तान आ रहा है IMF का, अनदर मिशन, और इस दफा पाकिस्तान और IMF 26वें प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। अभी 25वां प्रोग्राम हमारा चल रहा है $7 अरब का। ये जो 26वां प्रोग्राम, इसके हवाले से अनाउंसमेंट पहले आ चुकी है। क्लाइमेट रेजिलियंस एक फैसिलिटी IMF की कोई $1 से $1.5 अरब की वो पाकिस्तान अवेल करना चाह रहा है। उसका मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा, एक हफ्ता गालबन वो भी इधर रहेगा। और जो 25वां प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है जिसका पहला रिव्यू अब होगा स्टार्ट 3 मार्च से, तो उसकी जो मुलाकातें एक्सपेक्टेड है 3 मार्च की डेट, फाइनल अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया। 3 मार्च से लेके 14 मार्च तक उसकी जो मुलाकातें हैं वो रहेंगी। तो मेरा ख्याल है कि हम 24 ऑनवर्ड्स IMF करते रहेंगे। जो IMF का डेस्क या जो लोग पाकिस्तान को डील करते हैं
और वैसे तो हमारे यहाँ आपको पता है कि नौकरियों में कोई पता नहीं चलता, ये AI आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा ख्याल में अगर किसी की IMF में नौकरी पक्की है तो जो लोग पाकिस्तान से डील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो प्रोग्राम चलते रहेंगे, वन आफ्टर दी अदर मिशंस आते रहेंगे, तो एक लिहाज से तो ये उन लोगों के लिए तो कम से कम ये अच्छी खबर है। दूसरा, आपने जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वाली बात की, ये भी अब इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मौजूदा अमेरिकी सदर है ये कहते हैं कि ये क्लाइमेट वगैरह ये तो होक्स है, ये कोई रियलिटी नहीं है, इस पर कोई मानते नहीं। और IMF में आपको पता है कि अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा, उसके सबसे और वो अभी उन्होंने ट्वीट भी किया थिंक कि इसका भी कोई असर पड़ सकता है, क्योंकि या मेरे नहीं ख्याल इसका उस तरीके से असर पड़ेगा, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी फैसिलिटी नहीं है, ये $1.5 अरब डॉलर की है, बांग्लादेश ने भी ली थी, और पाकिस्तान इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट, और दुनिया में चंद बड़े मुल्क हैं जो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं। अभी आप देख लें इस्लामाबाद में क्या वेदर इस वक्त चल रहा है, हम सोच नहीं सकते कि इस्लामाबाद में फरवरी में ये वाला वेदर इस तरह का होगा। इनफैक्ट पूरे विंटर्स में बारिश नहीं हुई, तो ये एक चेंज तो है। प्रेसिडेंट ट्रंप का एजेंडा कुछ और है, वो उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट किया था बैक टू प्लास्टिक, इस हद तक वो, और पेरिस क्लाइमेट का जो एग्रीमेंट है उससे वो विड्रॉ कर गया यूएस। चीजें चेंज हो रही हैं, एक जो इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर ग्रेजुअली आ सकता है, क्लाइमेट रिलेटेड बहुत सारी फंडिंग भी पाकिस्तान को मिलती है, अदर देन दी IMF का तो ये पहला प्रोग्राम होगा ना जो क्लाइमेट से रिलेटेड पाकिस्तान करेगा, तो वो जो फंडिंग है वो इससे जरूर इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि अगर US AID जो है वो भी अपनी एंगेजमेंट से खत्म कर रहा है पाकिस्तान से, फिर बाकी ममालिक से दुनिया के, तो उसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के ऊपर आ सकती आपने बात की, US एड की आपने बात की है, तो कुछ मुझे इतला मिली है यहाँ पर जो लोकल और इंटरनेशनल NGOs जो US फंडिंग के ऊपर चलती थी, तो उन्होंने जो उनके वेंडर्स हैं, जो लोग लोकल पार्टनर्स हैं, उनको कह दिया कि अपना खाता शाता आप ले आएं, क्लोज करें, क्योंकि हम तो अपने ऑपरेशंस जो हैं वो वाइंड अप कर रहे हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है, आप कह सकते हैं कि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसका आना शुरू हो चुका है। यहाँ पे प्रोग्राम का अब वक्त खत्म हुआ चाहता है। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।